महोत्सव के माध्यम से अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मैं प्रदेश के लोगों और सरकार की ओर से उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना निस्वार्थ योगदान दिया तथा जिन्होंने गत 75 वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया और सेवा की है। हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक की यात्रा में भारत माता की नियति को आकार देने के लिए सामूहिक संकल्प और दृढ़ निश्चय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये तीसरा बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। देश गत 2 वर्षों में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। हमने मार्च 2021 से लगभग 4 माह तक कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना किया। हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का इसकी सीमा तक विस्तार किया गया। इस महामारी में लोगों की जान चली गई और दूसरी लहर का गहरा आर्थिक प्रभाव भी अनुभव किया गया। परंतु एक कहावत है, कठिन परिस्थिति में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। हमने इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन उपलब्धता और दवा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया। सरकार और नागरिक हम दोनों ही एक दूसरे का संबल बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में देश ने इस महामारी से लड़ने के लिए एक सक्रिय और जांची परखी अनुक्रिया को अपनाया है। मैं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप किए और ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई तीसरी लहर से निपटने हेतु भी प्रभावी प्रबंधन किया है। सरकार ने सभी विशेषकर कमजोर वर्गों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के साथ बुनियादी रसद का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। सरकार ने बुनियादी सुविधाओं यानी क्वारंटाइन सुविधाओं, परीक्षण सुविधाओं और सुरक्षात्मक उपकरणों आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। महोदय, कमजोर और व्यापक सामाजिक आर्थिक परिणामों के बावजूद हमने आर्थिक विकास के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहलों और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोत्साहन पैकेजों से विभिन्न वर्गों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को त्वरित आर्थिक विकास पथ पर लाने के लिए कई पहल की है, जिन्हें राज्य ने अपनाया और उनका अनुसरण किया है। केंद्र सरकार ने अमृत काल में अगले 25 वर्षों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु क्रियाशीलता के 4 स्तंभों तथा निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देकर देश को विकास पथ पर निरंतर गतिमान रखने का संकल्प लिया है। अपने पिछले बजट में सरकार ने एक स्पंदनशील, पुनरुत्थानशील हरियाणा के लिए 4 प्रमुख रणनीतियों पर आधारित एक विजन पेश किया था, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, मध्यावधि व्यय ढांचा, रिसर्च फंड का सृजन, परिणामोन्मुखी विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मैं इस अवसर पर इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि तदनुसार सरकार ने गत 1 वर्ष में अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए 8,585 करोड़ रुपए का एक आरक्षित कोष सृजित किया। सभी विभागों के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क लागू किया। परिवार पहचान पत्र शुरू किया, औद्योगिकी का लाभ उठाया तथा कार्यान्वयन और सेवा प्रदायगी में सुधार करने हेतु कई उपाय किए। मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट जरा, मैं एक सूचना। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष बराला पूर्व विधायक विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विशेष बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं में कई गुना वृद्धि हुई। इस तथ्य में
परिलक्षित होता है कि वर्ष 2014 में नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनाओं में संवितरण चौगुना हो गया है। हमने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बहुपक्षीय वित्त पोषण तक पहुंच बनाई है। दिल्ली से पानीपत और करनाल तथा दिल्ली से हरियाणा सीमा शाहजहांपुर नीमराणा बहरोड तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पर पुनः कार्य शुरू किया गया। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में व्यापार विस्तार हुआ। बड़े पैमाने पर प्रमुख सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। हमने 5,569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 2 वर्षों की परंपरा के अनुसार मैंने हरियाणा में सभी माननीय सदस्यों, माननीय सांसदों, इस सदन के माननीय सदस्यों से बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिन्हें समुचित रूप से बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के विभिन्न वर्गों जैसे कृषि, उद्योग, विनिर्माण सेवा और रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के 470 हितधारकों के साथ भी परामर्श किया, ताकि अर्थव्यवस्था में उनके अनुभव और योगदान के आधार पर उनके सुझाव शामिल किए जा सके। पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन। हरियाणा ने कोविड-19 महामारी में उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय उपाय किए। सरकार में राजस्व में कमी के बावजूद अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाने के लिए पूंजीगत अवरचना, निवेश समेत अपने व्यय को लक्षित किया। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की बहाली हेतु इस प्रकार के विस्तारित प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपाय हमारी सरकार का प्रमुख केंद्र बिंदु रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं इस बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा के 3.4% के वर्तमान योगदान को 4% करके उनके इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की विकास यात्रा में अग्रणी बनने का अवसर के रूप में देख रहा हूं। हरियाणा में व्यापक आर्थिक विकास का रुझान। 2014-21 की अवधि के दौरान हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6.47% की संयोजित वार्षिक दर से बढ़ा है। 14-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से बढ़कर 21-22 में जीएसडीपी 5,88,771 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी वर्षीय अवधि के दौरान अखिल भारतीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 4.63% की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज की गई। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के जीएसडीपी का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वर्ष 21-22 में अपने वास्तविक जीएसडीपी में गत वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि की है। विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर बल देने के परिणाम स्वरूप वर्तमान मूल्यों में कुल जीएसवीए में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 21-22 में बढ़कर 33.2% हो गई है। वित्त वर्ष 21-22 में उत्साहजनक रूप से जीएसवीए में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 48.6%, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.2% रही। राज्य की अर्थव्यवस्था ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 21-22 में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में वर्तमान मूल्यों पर क्रमशः 6.7%, 25.3% और 16.5% तक सुधार किया है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण क्षेत्र प्रमुख योगदान के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 11-12 में 61.61% से धीरे धीरे बढ़कर वर्ष 21-22 में 69.33% हो गई, जो हरियाणा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से की गई प्रगति को दर्शाता है। वर्ष 22-23। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का
राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है, पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए पर प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 5,393.89 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन का भी सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के साथ जोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,70,255.99 करोड़ रुपए के कुल बजट में से राज्य में कार्यान्वित की जा रही एसडीजी से संबंधित योजनाओं के लिए 1,14,444.77 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं, जिसका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ष 21-22 के लिए वित्तीय घाटा जीएसडीपी के 4% के अंदर होना चाहिए। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट के बावजूद हम बाजार की उधारी को लगभग 40,872 करोड़ रुपए की अनुमानित सीमा के समक्ष लगभग 30,820 करोड़ रुपए तक सीमित रखने में सक्षम रहे, जो परिणाम स्वरूप संशोधित अनुमान 21-22 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.99% रहने का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष 22-23 के लिए भी राजकोषीय घाटा 22-23 के बजट अनुमानों के अनुसार जीएसडीपी के 2.98% पर रहने का अनुमान है, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3.5% की सीमा के अंदर है। अन्य अध्यक्ष महोदय, उत्तरोत्तर केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित राजकोषीय रोड मैप के अनुसार मजबूत वित्तीय प्रबंधन, राज्य के वित्त की अच्छी स्थिति बनाए रखने में क्रम से हमारी सरकार राजस्व घाटे में गिरावट की प्रवृत्ति को बनाए रखने में सफल रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार 1.4% पर बना हुआ है। बजट अनुमान 22-23 में जीएसडीपी के 0.98% तक और कम होने का अनुमान है। वर्ष 21-22 संशोधित अनुमान के लिए ऋण जीएसडीपी अनुमान को 24.98% रखकर कुल ऋण स्टॉक को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है, जबकि 15वें वित्त आयोग द्वारा 32.6% की सीमा निर्धारित की गई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए भी ऋण स्टॉक 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित जीएसडीपी के 33.3% की निर्धारित सीमा से काफी कम रहने की संभावना है। ये जीएसडीपी का 24.52% बजट अनुमान 22-23 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर बजटीय व्यय के अलावा हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राज्य में पूंजी बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 5,327 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की संभावना है। इसलिए वित्त वर्ष 22-23 में संचयी पूंजी निवेश 66,384.92 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारी सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए हैं। परिणाम स्वरूप लाभ वाले सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है और 5 वर्ष की अवधि में उनका संचयी लाभ मार्जिन 562.88 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना बढ़कर 1393.09 करोड़ रुपया हो गया है। एचएसआईडीसी, एचएसवीपी, एचएसएमबी जैसे राज्य के कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करते हैं। सरकार ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव के लिए उनके द्वारा 2,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करना सुनिश्चित करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वित्तीय समेकन को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और प्रमुख विकास प्राथमिकताओं को पूरा
करने के दोहरे उद्देश्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। पैरा 25, वित्तीय क्षेत्र को खोलने हेतु राजकोषीय समेकन विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलकर भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसी रणनीतियों के लिए विकास को गति देने वाली विस्तारित नीतियां अपेक्षित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि प्रति उत्पादक राजकोषीय अपव्यय से बचने के लिए उन्हें उचित रूप से लक्षित किया जाए। इसके लिए सरकार का 3 समर्पित कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है। पहला, हरित विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जलवायु एवं सतत विकास कोष। दूसरा, निर्णय निर्धारण, निवेश और विकास को बढ़ाने हेतु विज्ञान और छात्रवृत्ति को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आर्थिक उद्यमों में वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार कोष। तीसरा, उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकासशील बाजार से जोड़ने के साथ साथ वित्तीय सहायता देकर स्टार्टअप स्थापित करने में युवाओं की सहायता हेतु उद्यम पूंजी कोष। बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जानते हैं, हम गत वर्षों से निरंतर बजट प्रक्रिया में मूलभूत सुधार कर रहे हैं। हमने पहले प्रदर्शन से जुड़े परिव्यय तंत्र की शुरुआत की थी ताकि आवंटनों को उनकी कार्यान्वयन क्षमता में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए विभागों को प्रदर्शन और समावेश क्षमता से जोड़ा जा सके। गत वर्ष हमने कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगभग 132 योजनाओं को युक्ति संगत बनाया है। हमने ये मानते हुए कि आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं को मध्यम अवधि की आवश्यकता होती है, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च को बढ़ाने के लिए मध्यम अवधि व्यय कोष की भी शुरुआत की है। हमने अपने विकासात्मक आवंटनों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरक्षित करने और विधानसभा में बजटीय आवंटनों से संबंधित आउटपुट आउटकम परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पहल की है ताकि वांछित विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प को पूरा किया जा सके। इन सुधारों को निरंतरता में इस माननीय सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बजट की प्रक्रिया में मुख्य परिवर्तन किए हैं। परिणाम स्वरूप हमने 47 मौजूदा बजटीय अनुदान मांगों को 20 बजटीय मांगों में समेकित किया है। इसके लिए हमने इन मांगों को 8 विषयगत क्षेत्रों में बांटा है। इस प्रक्रिया से कार्यान्वयन में सरलता, अंतर्विभागीय समन्वय में सुधार करने और विकासात्मक परिणामों तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। स्पष्टता के लिए हमने आवंटनों को विभागवार मौजूदा और प्रस्तावित मांग संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अलग अलग दस्तावेजों में प्रस्तुत किया है। दूसरे, हमने राज्य के बजट के माध्यम से आवंटित निधियों वाले पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, विशेषकर स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालय जैसे स्वायत्त संगठनों द्वारा संपत्ति कर व्यय के लिए लेखांकन प्रणाली में भी सुधार किया है। इससे सहायक परिसंपत्ति रजिस्टरों के रखरखाव में सुविधा होगी और हमें इन परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए निरंतर आधार पर धनराशि उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और इससे स्थानीय निकाय और स्वायत्त संस्थाओं में बेहतर वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय सेवाएं। सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं को पोर्टफोलियो प्रबंधन और कम लागत वाली कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए कई तरह की सेवाएं प्रदान करने हेतु एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। यह कंपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल और अन्य ऐसी संस्थाओं को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली करनाल, दिल्ली एसएनबी भाग तथा गुरुग्राम से मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचे के निवेश की सुविधा के लिए ग्रीन लोन और बॉन्ड के माध्यम से संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में है। हरियाणा के विकास का वज्र डायमंड मॉडल। हमारी सरकार आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कर रही है और परिणाम सामने है। हमारा विजन है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित $5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद तक पहुंचने के राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दें। इस दिशा में मुझे पता है हमें न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा बनाए रखना है बल्कि इसे बढ़ाने की भी जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमने महत्वपूर्ण विकासात्मक शक्तियों की पहचान की है जो हरियाणा को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं, जो कि हमारे रणनीतिक आर्थिक विजन के प्रमुख घटक हैं। यह बजट हरियाणा के विकास को
वज्र मॉडल को सुस्पष्ट करता है, जिसमें मैंने और अधिक आर्थिक विकास तथा मानव विकास, नागरिकों के जीवन की सुगमता, गरीबों के उत्थान और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 विकासात्मक शक्तियों की परिकल्पना की है। ये 5 शक्तियां इस प्रकार हैं। समर्थ हरियाणा, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी में लोगों को कुशल प्रदायगी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पत्र के रूप में प्रौद्योगिकी संचालित अनूठी पहल की है। परिवार पहचान पत्र 59.22 लाख परिवारों की संख्या के साथ साथ पीपीपी डाटाबेस बनाया गया है। डाटा के सत्यापन और जून 22 तक पूरा होने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी के साथ भी पीपीपी डाटा को जोड़ने का काम चल रहा है। योग्य और विश्व आसानी से ये लार्ज स्केल मैपिंग स्वामित्व परियोजना के कारण संभव है, जिसके तहत राज्य में जारी करने, पेंशन और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों द्वारा प्रदान की जा रही का विस्तार करना चाहते हैं। ये क्रांतिकारी पहल ये सुनिश्चित कर जमीन सेवा उल्लेख करती है और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समाज के लक्षित उत्पाद वर्गों तक पहुंचेगा। दूसरा, अंत्योदय, सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान। लक्ष्य सबसे गरीब व्यक्ति अंत्योदय से शुरुआत करके विकास को और अधिक समावेशी बनाना है। महात्मा गांधी जी ने यह सिद्धांत दिया था, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, जब तुम्हें सुविधा हो या तुम्हारा अहम तुम्हारे सिर चढ़कर बोले तो इसका उपयोग करना। अपने मन मस्तिष्क में उस सबसे निर्धन के जिसे और अपने आप से पूछो काम आए, वह नियति और जीवन पाएगा। दूसरे शब्दों में, क्या इससे उन लाखों
कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पात्रता के आधार पर उन्हें घर द्वार पर ही उनके अधिकार देने के लिए राज्य। तीसरा है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 एसडीजी प्रोग्राम सभी के बेहतर और स्थायी भविष्य की इस रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये रूपरेखा समाज में समानता, सुरक्षा सुनिश्चित और आर्थिक विकास हासिल करने पर लक्षित है। सरकार ने वर्ष 2030 तक एसडीजी को प्राप्त करने के लिए एक विजन तैयार किया है। इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण अंतराल में हरियाणा को सबसे गतिशील राज्य माना गया है। इस बजट में भी मैंने एसडीजी में तेजी लाने और वित्त पोषण अंतराल को सीमित रखने पर बल दिया है। हम निजी क्षेत्र के साथ भी भागीदारी करेंगे ताकि इसकी क्षमता का लाभकारी ढंग से उपयोग किया जा सके। महोदय, जलवायु परिवर्तन और वर्णीय जलवायु स्थिरता के कारक को 10% भारी परिस्थिति बिंदु है। अध्यक्ष महोदय, एक समाज के रूप में समय के साथ साथ हमने सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना में परोपकार की भावना को खो दिया है। विगत में कई शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल गए थे जो समाज को कुछ देना चाहते थे। इस भावना को बलवती करने के लिए सामाजिक क्षेत्र, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, गौशालाओं आदि में सहभागिता या सरकार सामुदायिक भागीदारी गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप का एक नया मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। हमें भूमि उपलब्ध करवाने और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हेतु सरकार तथा इन संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन में समुदाय का एक साथ लाभ उठाने की आवश्यकता है। सरकार इन विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता, सरकारी सामुदायिक भागीदारी के लिए एक अभिनव नीतिगत मॉडल विकसित करेगी, जिसमें सरकार समुदायों और परोपकारियों के साथ पारदर्शी तरीके से भागीदारी कर सकती है। इससे सामाजिक क्षेत्र में सरकारी प्रयास कई गुना बढ़ेंगे और समुदायों और परोपकारियों की भागीदारी भी होगी। महोदय, पिछले साल मैंने एक नई पहल समर्पण की शुरुआत की थी, जिसमें लगभग 3000 स्वयंसेवकों ने स्वैच्छिक आधार पर सरकार के साथ काम करने के लिए पंजीकरण करवाया है। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान जनसेवा की भावना से ओतप्रोत कई व्यक्ति लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आए थे। जहां तक मेरी जानकारी, लगभग 70,000 लोगों ने स्वयंसेवक अपनी मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस में बदलकर 2 मिनट में ही एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रहे थे। ये समर्पण की भावना है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिखाई दे रही थी। यही भावना हमें आगे लेकर जाएगी। मैं विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों से अपील करता हूं जिनके पास समाज के लिए समर्पण हेतु खाली समय है। मैं समाज के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित करने और सरकार के प्रयासों में योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जेब खर्च के रूप में उचित पारिश्रमिक देने का माननीय सदस्य स्कूल बतौड़, गांव बतौड़, जिला पंचायत
प्रधानाचार्य, अध्यापकगण तथा विद्यार्थी एवं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 पंचकूला के अध्यापकगण और छात्राएं आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। मैं अब क्षेत्रवार आवंटन जो किया उसका विवरण देता हूं। महिला सशक्तिकरण महोदय, जैसा आपने प्रारंभ में ही कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। मैं इस अवसर पर समस्त जगत की मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा की बेटी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की सभी महिलाओं को पुरस्कार सुषमा स्वराज की घोषणा। यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। मैं सभी को एक बात और स्मरण करना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस गरिमापूर्ण सदन का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव एक महिला को जाता है और श्रीमती शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की महिलाओं के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बहुत ही मन को छू देने वाली बात जो कही थी, आई measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। इसलिए इस अवसर पर मैं उनके नाम का उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं। हमें उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की सराहना और समर्थन करना चाहिए। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी उद्यम, व्यापार और व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के बारे में महिला और बाल विकास द्वारा विस्तृत जानकारी शीघ्र अधिसूचित की जाएगी। मुझे आशा है कि ये योजना महिला उद्यमियों को समाज में नई संभावनाएं तलाशने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगी। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए 3 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में ऐसे मकान बनाए जाएंगे जो महिला हॉस्टल के रूप में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के लिए सहयोगी होंगे। 47 शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने की सुविधा कम करने के लिए विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के शिक्षा के अवसर सीमित हैं। इन अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार भिवानी के कुड़ल व छापर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खोलेगी। राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाकर गरीबी को कम करना है। मैं वर्ष 22-23 में 10,000 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना और सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के अलावा ऐसे HSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनमें आधे से अधिक सदस्य ऐसे परिवारों से संबंधित हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम
के बराबर है, संपूर्ण लागत का वहन करेगी। मुझे आशा है कि इस कदम से ऐसे परिवारों को कम से कम 50,000 महिलाओं को लाभकारी स्वरोजगार के लिए धन प्राप्त होगा और वे बढ़ी हुई आय से अपने परिवारों को सहायता संपन्न कर सकेंगे। मैं इस सम्मानित सदस्य का आभारी हूं कि विधानसभा ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सभी स्तरों पर कुल सीटों का आधा करने के लिए कानून पारित किया है। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में इस बड़े कदम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलने में सही मायनों में महिला सशक्तिकरण होगा। कृषि। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और संबद्ध गतिविधियों का राज्य के वर्तमान मूल्य पर कुल सकल मूल्य वर्धित 21-22 में 17% का योगदान रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐसा सरकारी मंच, प्राथमिक मंच है, इससे सरकार ने कई पहल की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम, पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना आदि मेरा ब्यौरा के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो किसानों की ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो। खरीफ 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं सतत कृषि को बढ़ावा देने की वर्तमान योजना के तहत प्राकृतिक खेती पर एक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। प्राकृतिक और जैविक देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 क्लस्टर में प्रति क्लस्टर की कम से कम 25 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और पहले 3 वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का विवरण कृषि एवं विकास कल्याण विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। हरियाणा बाजरे की खेती के लिए जाना जाता है। खरीफ 2018 में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू की है। गत वर्ष हमने बाजरा किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की और डीबीटी के माध्यम से किसानों को 482 करोड़ रुपए की अदायगी भी की गई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए बाजरे की कटाई के उपरांत प्रबंधन और ब्रांडिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान करने का मेरा इरादा है, ताकि बाजरे की सतत मांग को पूरा किया जा सके, हरियाणा के किसान को उपज का मूल्य मिल सके। ये हरियाणा के किसानों से बाजरा खरीदने वाले एफपीओस को प्रदान की जाएगी। बाजरा और अन्य मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बाजरा किसानों की आय में वृद्धि हो। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्रीय बजट के विजन के अनुरूप कृषि में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि नैनो फर्टिलाइजर, डिजिटल कृषि, ड्रोन का उपयोग, कृत्रिम प्रज्ञा और प्रिसीजन फार्मिंग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 25 लाख मृदा नमूने लेकर और किसानों तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों तथा प्रयोगशालाओं को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देकर वर्ष 2021 में शुरू किए गए मृदा स्वास्थ्य अभियान में और तेजी लाई जाएगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि गर्मी के मौसम में पैदा की गई मक्का की खरीद के लिए भी वही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा जो खरीफ मक्का के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय से राज्य के मेहनतकश किसानों का विश्वास और मजबूत होगा कि सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है। एचएसएमबी द्वारा विकसित की जाने वाली प्रस्तावित नई ग्रामीण सड़कें उनके विकास में तेजी लाने के लिए मैं एचएसएमबी को 200 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस अनुदान से एचएसएम मार्केटिंग बोर्ड आगामी 2 वर्षों में
5 क्रम चौड़ाई की सभी सड़कों के निर्माण के लिए गत वर्ष के बजट में की गई घोषणा के क्रियान्वयन को पूरा करने में सक्षम होगा। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी केंद्र के हार्टिकल्चर विजन के अनुसार वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दुगुना और उत्पादन को 3 गुना करने अनूठे फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत ताजा फल और सब्जियों के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार वर्ष 22-23 में 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। धान उत्पादकों क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए बागों, सब्जियों और मसालों में फसल विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्ष 22-23 में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बागवानी मशीनरी को बढ़ावा देने और किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। एफपीओस किसान संगठनों के लिए फसल कटाई उपरांत प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर उपज फसल बढ़ाने के साधन 183 से अधिक एफपीओ स्थापित किए गए हैं और इन्होंने गैर पारंपरिक कृषि व बागवानी फसलों में अपनी विशेष पहचान बनानी शुरू की है। एफपीओ के पंजीकरण की प्रक्रिया जटिल है। इस समस्या के समाधान के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए जाएंगे और पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किसान समूहों की प्रशासनिक मदद की जाएगी। हरियाणा के प्रगतिशील किसान उत्पादकता और आय बढ़ाने के किए गए या अपनाए गए नवाचारों का प्रदर्शन करके कृषि में दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मैं प्रगतिशील किसानों के सहयोग से प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन नामक एक नया उपाय शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं और जो अन्य किसानों के लिए परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। ऐसे किसानों के दौरों और प्रशिक्षण का खर्च तथा प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर नवाचारों को अपनाएगा। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार वर्ष 22-23 में 1 लाख अंत्योदय परिवारों को डेयरी की पशुधन इकाइयों, भेड़ बकरी, सुअर पालन और बैकयार्ड पोल्ट्री की